बाबू एग्जाम का डेट एससीसीएल का आ गया। मेरे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट में स्पेशली सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में आप लोग को हमने भरपूर स्टडी मटेरियल भेजने का प्रयास किया। अभी 21 पार्ट एससीसीएल के लिए भी निकाल दिया, ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हम 50 कम से कम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे सिंपल और छोटे छोटे रूप में, कम से कम 50, इससे अधिक रहेगा। कुछ तो आपको मदद करेगा एससीसीएल में, सब कुछ मदद करेगा ये कभी हम नहीं बोलते हैं। एक वीडियो से कुछ मदद होता है, फिर एक वीडियो बनाते ना हम, ठीक है। तो चालू करते हैं काम का चीज। हम इंजुरी के ऊपर लेते हैं। इंजुरी में कौन कौन सा होता है, हम छोटा से बड़ा की तरफ गए। माइनर इंजुरी, रिपोर्टेबल इंजुरी, सीरियस बॉडली इंजुरी है जिसको सीरियस एक्सीडेंट बोलते हैं, फेटल है, मेजर एक्सीडेंट है, डिजास्टर है, ठीक है। इनका हम 2 मिनट में चर्चा करते हैं। माइनर इंजुरी किसको बोलते हैं, कहां पे दिया है ये दिया है सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 में दिया है। क्या दिया, किसको बोलते हैं माइनर। माइनर मतलब छोटा, ये सबसे छोटा इंजुरी। उससे बड़ा रिपोर्टेबल, उससे बड़ा सीरियस, उससे बड़ा फेटल, ये सब खराबे हो गए इधर वाले तो, ठीक है। ये छोटा सा इंजुरी, ऐसा मार चोट जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 24 घंटा से अधिक के लिए मजबूर हुआ है, उसको बोलते हैं माइनर इंजुरी। एनी बॉडीली इंजुरी कॉजिंग इम्पोज्ड एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि माइनर इंजुरी में कोई आदमी ही अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 24 घंटा से अधिक, 24 घंटा नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, नॉट मोर देन लेस देन कुछ, 24 घंटा से अधिक एक्सीडिंग 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स के लिए गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ। और ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है क्या करेंगे, 20 जनवरी को या उसके पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को फॉर्म के में क्या देंगे, माइनर इंजुरी का रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये बात कहाँ लिखा है, रूल 76 ऑफ द माइंस रूल्स 1955 में। मतलब माइनर इंजुरी किस फॉर्म में देते हैं बेटा, फॉर्म के में। किसको देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ये कहाँ लिखा है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है, सेक्शन 23 के सब सेक्शन 4 में लिखा है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑन और बिफोर 20th day of January shall submit the form of minor injury to the chief inspector of mines in specified form। ऐसा लिखा, तो वो स्पेसिफाइड फॉर्म क्या है, फॉर्म के है, और वो कहा लिखा है, रूल 76 में लिखा। आगे चलेंगे, रिपोर्टेबल इंजुरी, ठीक है। इसमें इतना भर वर्ड याद रखिएगा रिपोर्टेबल इंजुरी में, बच्चा लोग यही गच्चा खाएगा, ये वाला इतना बड़ा याद रखना। 72 आवर्स आर मोर, कई बार विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स, मोर देन 72 आवर्स, और एक ये भी ऑप्शन रहेगा 72 आवर्स और मोर। तो रिपोर्टेबल में क्या याद रखने के लिए बोले हैं हम, 72 आवर्स आर मोर, क्या बोले, 72 आवर्स आर मोर, ठीक है, 72 घंटा या उससे अधिक। मतलब रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी, वहां ऐसा डेफिनेशन लिखा था, रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी which involves or in all probability will involve the imposed absence of the injured person for a period exceeding 72 hours or more। कहीं कुछ नहीं बोला, अरे ऐसा इंजुरी जिसके चलते कोई आदमी अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 72 घंटा या उससे अधिक के लिए मजबूर हुआ हो, इम्पोज्ड अब्सेंस बोलता है, मतलब गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ, ठीक है। ये कहा, ये 23(1)(a) में इस रिपोर्टेबल इंजुरी का जिक्र है। ये डेफिनेशन के अलावा बता रहा हूं, 23 सेक्शन 23 के 1(a) में इसका जिक्र है। और ये जो रिपोर्टेबल इंजुरी है, इसको ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है वंस इन अ क्वार्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को फॉर्म जे में देते हैं। किसमें देते हैं, रिपोर्टेबल इंजुरी किसमें देते हैं, फॉर्म जे में क्वार्टरली चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देते हैं। रूल 76 को आप लोग देखे होंगे, वहां लिखा है
shall be submitted or furnished to concerned inspector of mines, ऐसा लिखा है 76 में। वो कंसर्न इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तो लिखा है, बट 1A में सब शब्दों में लिख दिया है कि वो कंसर्न इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का मतलब है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और कब देंगे? क्वार्टरली देते हैं, ठीक है। ये क्वार्टरली देते हैं रिपोर्टेबल इंजुरी को, और इसको कब देते हैं? हर साल 20 जनवरी, ये ऊपर वाला माइनर इंजुरी को 20 जनवरी या उसके पहले, और ये पिछले साल का रहता है। और ये करंट ईयर में जो रिपोर्टेबल इंजुरी हो रहा है हर क्वार्टर में सबमिट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को फॉर्म जे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी समय कम है। सीरियस बॉडली इंजुरी या जिसको सीरियस एक्सीडेंट बोलते, कुछ नहीं बेटा इसमें। एक बात याद रखना कि शरीर का कोई अंग, भाग, सुनने की क्षमता, आंख में देखने की क्षमता, हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, हड्डियों के जॉइंट्स टूट जाए या कोई परमानेंट क्षति हो जाए, मेरे आंख से देखने की परमानेंट क्षति हो जाए, कान से सुनने की परमानेंट क्षति हो जाए, परमानेंट लॉस जिसको बोलते हैं, या मेरे शरीर का कोई अंग या भाग, एनी पार्ट, लिम्ब और सेक्शन ऑफ बॉडी क्या हो जाए? परमानेंटली लॉस हो जाए, ठीक है। हाथ कट के अलग हो गया, ये इस टाइप का, ठीक है। या हाथ कट के अलग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई नस दब गया कि अब ये न उठ रहा न चल रहा, तो क्या हुआ है? परमानेंट लॉस हो गया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सीरियस बॉडली इंजुरी या सीरियस एक्सीडेंट। ये सीरियस एक्सीडेंट के लिए कहां जिक्र है? डेफिनेशन के अलावा कहां जिक्र है? सेक्शन 23 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 के सब सेक्शन 1 में है और रेगुलेशन 9 में है। रेगुलेशन 9 में है सीएमआर में। क्या बोलता है कि यदि किसी को भी सीरियस बॉडली इंजुरी हो जाए तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपेंसेशन के लिए जो एक अथॉरिटी होता है, हमारे टाइम पे उसको कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर बोलते थे, उसको नोटिस देना है। कब देना है? विदिन 24 आवर्स में फॉर्म 4A में देना है। और एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो तत्काल इंटीमेट करना है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। लेकिन ये सीरियस एक्सीडेंट यदि बिजली के चलते हुआ है तो ये जो 4 नाम बताए उसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी देंगे, ठीक है। अभी बढ़ते चलते हैं, समय कम है। फेटल एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? जिसमें आदमी मर जाते हैं, लेकिन कितने? 1 से लेकर 3 आदमी तक कोई एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो उसको फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। फेटल एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए भी यही सीरियस बॉडली इंजुरी वाला रूल रेगुलेशन काम करता है, लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट को बोलते हैं जिसमें 4 से लेकर 9 डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, 4 से 9 आदमी मर जाते हैं, तब उसको माइनर एक्सीडेंट बोलते हैं। डिजास्टर किसको बोलते हैं? ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है, डेथ हो जाती है। और ये सारे सीरियस बॉडली इंजुरी, फेटल, मेजर, माइनर, ये सब के लिए जो रहेगा, माइनर के लिए सीरियस बॉडली इंजुरी, फेटल, मेजर और डिजास्टर, इनके लिए रेगुलेशन 9 लागू होता है, ठीक है। इतना चले, हो गया यहां तक का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट ऑफ सेक्शन 29 में पढ़े होंगे। सेक्शन 28 में वीकली डे ऑफ रेस्ट पढ़े होंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम पर न करने दिया जाएगा, न लगाया जाएगा। वंस एक वीक में नॉट मोर देन 6 डेज, नॉट मोर देन 6 डेज इन एनी वीक बोलता है। लेकिन कोई जरूरत पड़ गया, जो सेक्शन 38 के अनुसार कोई जरूरत पड़ गया, उसके चलते किसी भी आदमी को हमने उसके वीकली डे ऑफ रेस्ट के दिन, साप्ताहिक विश्राम दिवस में उससे काम करवाए तो उसके बदले उसको रेस्ट देना ना होगा। उसी को बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट या सीडीआर। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट या सीडीआर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीडीआर कितना देंगे एक हफ्ता में? एक सप्ताह में, एक वीक में कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? इन एनी 1 वीक नॉट मोर देन 2 डेज, 2 दिन से ज्यादा कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, बदली रेस्ट जिसको बोलते हैं। कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ मतलब बदली रेस्ट। बदली में जो जिस दिन रेस्ट, उसका वीकली डे ऑफ रेस्ट के दिन आपने काम करा तो उसके बदले रेस्ट देना ना होगा, उसी को कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट बोलते हैं। तो एक सप्ताह में किसी को देंगे, मान लो मेरा 4 बाकी था तो चारों एक साथ दे देंगे एक हफ्ता में? नहीं, एक हफ्ता में मुझे ज्यादा से ज्यादा
नॉट मोर देन, ज्यादा नहीं बोला, नॉट मोर देन 2 कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट ही दिए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडल्ट किसको बोलते हैं बेटा? एडल्ट, जिसको हिंदी में वयस्क बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल का 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल का 18 वर्ष पूरा कर लिया। एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर्स ऑफ एज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां कहीं WI लिख दिया है हमने, WI वर्कमैन इंस्पेक्टर। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर कब अपॉइंट करते हैं? कोई भी माइंस के लिए करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए शर्त दिया है 29Q में कि एट एवरी माइन वेयर 500 और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, कितने आदमी चाहिए? WI को अपॉइंट करने के लिए कितना चाहिए? 500 या उससे अधिक। 500 मत बोलना बेटा, 500 और मोर। कितना WI के लिए? 500 और मोर। एग्जाम पास में है, याद रखिएगा। एट एवरी माइन वेयर इन 500 और मोर persons are ordinarily employed, owner, agent or manager shall designate 3 qualified persons to inspect the mine on behalf of the workers of the mine or employees of the mine, 1 per mining, 1 per electrical, 1 per mechanical। ठीक है, और माइनिंग डिसिप्लिन के लिए अलग से रूल है कि यदि ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन 1500 से अधिक हो जाते हैं तो हर 1000 भाग या उसके लिए एक एडिशनल माइनिंग का वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा। ठीक है, और बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 9 फॉरेंशियल वाले में वीडियो को देख लीजिएगा। बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 9, वहां पे पूरा बढ़िया से कैलकुलेशन बताया है, उतना भी समय नहीं है। और WI के बारे में 2-4 लाइन यदि आ जाए, ये जो रिपोर्ट लिखता है किसमें लिखता है? फॉर्म U में लिखता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया है कि माइनिंग के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल के लिए वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, आपका मैकेनिकल के लिए ओवरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बराबर मान्यता रखने वाला सर्टिफिकेट, वो मैकेनिकल के लिए हो गया। और कितना एक्सपीरियंस थी इस बंदा को? इस बंदा के पास माइंस में काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का? 5 साल का। और जिस माइन के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है, हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में, सब बच्चा लोग 5 लिख रहा था, जिसने नहीं सुना था या आधा अधूरा पढ़ा। अरे 5 साल का टोटल उसको एक्सपीरियंस चाहिए। एक था DRC अंडरग्राउंड में 2 साल, कभी CRC अंडरग्राउंड में था। ठीक है, ओकरा बाद उधर चले गया, दूसरा माइन में चले गया, 3-4 फीट बल्लारपुर चले गया। ठीक है, अलग अलग माइन में काम किया, लेकिन उसका टोटल एक्सपीरियंस कम से कम कितना चाहिए? एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस। और जिस माइन के लिए कर रहे हैं, मान लो उसको हम 3-4 फीट के लिए कर रहे हैं और उसका कलेक्ट ट्रांसफर होके आया था, तो उसको कर देंगे। उसको माइन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं है, तो उसके लिए बोलता है कि जिस माइन के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा, उस माइन का भी 2 साल का एक्सपीरियंस उस बंदा के पास चाहिए, तभी उसको करेंगे। और ऐसा ही नहीं कर देंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन ट्रेनिंग चाहिए। वो नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स का रहेगा, नॉट लेस देन 2 hours ड्यूरेशन का रहेगा। ठीक है, और यदि कोई माइन में एक्सीडेंट हो जाए या डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, तो यही एक शख्स है रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के अलावा जिनको इनको तत्काल इमीडिएट रिपोर्ट करना है ओनर एजेंट और मैनेजर को। ठीक है, और बाकी अब फिर देखेंगे कभी और कुछ। देखो, एनुअल रिटर्न अंडर माइंस रूल्स और एनुअल रिटर्न अंडर CMR, 2 अलग अलग चीजें। CMR में भी 2 जगह, एक 204 में भी है, उसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको जो रेगुलेशन 4 में दिया वो एनुअल रिटर्न की बात चल रही है। एनुअल रिटर्न अंडर CMR अंडर रेगुलेशन 4 ऑफ द CMR 2017 एंड एनुअल रिटर्न अंडर माइंस रूल्स। ठीक है, एक मेरा वीडियो है, उसमें पूरे फॉर्म्स ऑफ माइंस रूल्स है, जितने भी फॉर्म्स है जिसमें फॉर्म्स अंडर माइंस रूल्स ऐसा करके वीडियो, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत काम आएगा। ये जो एनुअल रिटर्न अंडर माइंस रूल्स देते हैं, वो देते हैं फॉर्म T में। किसमें देते हैं? फॉर्म T में देते हैं हम। ठीक है, और ये जो आपका एनुअल रिटर्न है अंडर CMR रेगुलेशन 4 के अनुसार, उसको देते हैं फॉर्म 3 में। किसमें देते हैं? फॉर्म 3 में देते।
3 आदमी को देते, फार्म 3 3 आदमी को देते हैं एनुअल रिटर्न वाला, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और डीएम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो एनुअल रिटर्न दिया टी कब देते हैं? 20 फरवरी या उसके पहले हर साल। और कब के लिए रहता है? ये दोनों कब के लिए रहता है? चाहे वो सीएमआर के तहत दिया जा रहा हो, चाहे माइंस रूल्स के तहत एनुअल रिटर्न भर रहे, वो ऑन द ईयर, ऑन ए ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, जो कैलेंडर ईयर के लिए रहता है, जो पिछला कैलेंडर ईयर है जो कि 31 दिसंबर को खत्म हुआ, उसके लिए रहता है बेटा। और एक बच्चा लिख रहा था हमको, सर माइंस रूल्स में पढ़ा था कि 20 फरवरी या उसके पहले, मैं लिखा था वहां पे कि ये किसके लिए सबमिट किया जाएगा? द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, जो साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा, मतलब कैलेंडर ईयर, ये दोनों के लिए उसका एनुअल रिटर्न भरा जाएगा। ये वाला माइंस रूल्स के तहत कब? 20 फरवरी या उसके पहले। और पार्ट टी में ये एनुअल रिटर्न, ये भी जो साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है उसके लिए। तो नेक्स्ट मान लो मेरा अभी 23 खत्म हुआ, 24 चल रहा है, तो वो जो 2023 खत्म हुआ, उसका एनुअल रिटर्न जो है रेगुलेशन 4 के अनुसार 1 फरवरी या उसके पहले दे देना है। 3 आदमी को बताया फॉर्म 3 में। लेकिन ओनर चेंज हो गया या माइन को अबंडेनमेंट कर दिया, अबंडेनमेंट को क्लोजर भी बोलते, कर दिया, तो माइन अबंडेनमेंट के 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना है। यदि ओनर चेंज हो गया तो भी 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना है। यदि आपने वर्किंग को डिसकंटिन्यूस किया तो 90 डेज के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये 3 चीज कब कब प्रोवाइड करते हैं? कैंटीन कब प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर कब प्रोवाइड करते हैं, और फर्स्ट एड रूम कब प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड रूम में भी गड़बड़ाएंगे बच्चे, इसलिए हम पूछ दिए। कैंटीन कब प्रोवाइड करते हैं बेटा? कैंटीन प्रोवाइड करते हैं मोर देन 250 पर्सन और ऑर्डरली एम्प्लॉयड। कैंटीन कब करते हैं जी? दे देगा ऑब्जेक्टिव में, 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, 250 आर मोर पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, क्योंकि डब्ल्यूआई में क्या है? 500 और मोर है। डब्ल्यूआई में क्या है? 500 और मोर है। तो दिमाग में वही घूमते रहेगा, डब्ल्यूआई में 500 मोर दिया था, 500 और मोर दिया था, कैंटीन में कौन सा चूज करूं? कौन सा चूज करना है? मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। क्या है? मोर देन 250 पर्सन और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। और हम एक जगह बताए थे कि कैंटीन, क्रीच और पिट हेड बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर एंड एजेंट की। ठीक है, महाधमाका 7 में बताए थे लगता है, या महाधमाका 5 में बताए होंगे। वहां पे हम एक जगह गलती से आर बोल दिए थे, तो फिर सब्जेक्ट में लिखना पड़ा हमको कि ओनर एंड एजेंट करके। कैंटीन, पिट हेड बात और क्रिच की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ओनर एंड एजेंट की, मैनेजर की नहीं है। हाँ, तो कैंटीन कब प्रोवाइड करेगा ओनर या एजेंट? जब माइन में 250 से अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है। शेल्टर कब प्रोवाइड करेंगे? शेल्टर यदि माइन में मोर देन 50, कैंटीन और शेल्टर दोनों में मोर देन 50 है, कैंटीन और शेल्टर में दोनों में मोर देन है, कैंटीन में 250 है, शेल्टर में मोर देन 50 पर्सन है। ठीक है, और बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 5 उसको भी जाके देखिएगा, वो 25 और 50 वाला क्लियर किया हूं। यदि more than 50% are ordinary employed, then you have to provide shelter for taking food, rest, etc. ठीक है, लेकिन यदि कोई लोडिंग पॉइंट पर, ओपन कास्ट वर्किंग में, वर्कशॉप में एक समय पर 25 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो आपको वहां पर रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना है। लेकिन टोटल माइन का आदमी कम से कम कितना होना चाहिए? मोर देन 50 पर्सन होना चाहिए। तभी वो जो जगह बता रहे कि वर्कशॉप है, कोई लोडिंग हाउस का मतलब लोडिंग पॉइंट, माइन एंट्रेंस, ये सब जगह पे एक समय पर यदि 25 आदमी काम करते हैं, मोर देन 25 पर्सन काम करते हैं, तो आपको रेस्ट शेल्टर वहां प्रोवाइड करना है। लेकिन टोटल माइन में आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन शुड बी मोर देन 50 पर्सन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये शेल्टर का ही एक बात है, इसका फ्लोर एरिया कितना रखते हैं?
दे देगा आपको कुछ और उसमें भूल जाइएगा। क्या है फ्लोर एरिया नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर, 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। टिप्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाला मेरा वीडियो कभी फुर्सत में देखिएगा, वहां आपको इसका मीनिंग समझाए थे हम। कितना बोले जी शेल्टर का? अच्छा कितना? नॉट लेस देन 14 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट रूम का कितना है? नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही ना बताए थे। अच्छा, और ये जो आपका कैंटीन रहेगा वो कोई लेट्रिन है, यूरिनल है, बॉयलर हाउस है, इंजन रूम है, कोई एयरशिप है जहां पे धुआं धूल या कोई गंदगी वाली जगह है, उससे 15 मीटर के अंदर में स्थित नहीं होगा। सेल नॉट बी सिचुएटेड विद इन 15 मीटर बोलता है, 15 मीटर। और ऐसा एक वो ड्रिंकिंग वाटर भी था सेक्शन 19 में माइंस एक्ट में। क्या बताए थे कि ड्रिंकिंग पॉइंट जो है वो नॉट लेस देन 6 मीटर ऑफ यूरिनल वॉट लेट्रिन एनी वॉशिंग प्लेस, ऐसा बताए थे। ड्रिंकिंग पॉइंट नॉट लेस देन 6 मीटर ऑफ यूरिनल लेट्रिन वॉशिंग प्लेस एक्सेट्रा। और कैंटीन नॉट लेस देन 15 मीटर्स ऑफ एनी लेट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम, शिप, स्पॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेफ्टी कमेटी वाला भी, सेफ्टी कमेटी कैंटीन और शेल्टर दोनों में क्या है? मोर देन, इनमें मोर देन है। कैंटीन, शेल्टर और सेफ्टी कमेटी क्या रखी? कैंटीन, शेल्टर और कमेटी, सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी जिसको पिट सेफ्टी कमेटी बोलते, उनमें मोर देन वर्ड लगा है। क्या लगा है? मोर देन। क्या लगा है? मोर देन। ठीक है, तो सेफ्टी कमेटी मोर एट एवरी माइंड more than 100% or ordinarily employed owner agent or manager shall constitute a safety committee for promoting safety of the mine। तो more than 100% यदि माइंस में इंप्लॉयड है तब ओनर एजेंट या मैनेजर क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? सेफ्टी कमेटी। तो मोर देन वाला कौन कौन चीज था बेटा? शेल्टर, कैंटीन और सेफ्टी कमेटी। एक फर्स्ट एड रूम बचा बेटा। फर्स्ट एड रूम में क्या है? इसमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड नहीं है और इसी में फंसा देगा आपको। क्या करेगा? ये सब में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, फर्स्ट एड रूम में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड नहीं है। वहां क्या लिखा है? फर्स्ट एड रूम रूल 43 सब रूल 1 में क्या लिखा है? एट एवरी माइन एम्प्लॉइंग मोर देन 150 पर्सन। क्या लिखा? इसमें मोर देन है, लेकिन मोर देन 150 पर्सन ऑन एनी वन डे इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन गुड ऑर्डर ए सुटेबल फर्स्ट एड रूम, ऐसा लिखा है। लेकिन यहां क्या बोला? पिछले कैलेंडर ईयर में किसी एक दिन 150 से अधिक व्यक्ति यदि अपने काम पर लगाए गए थे तो वहां पर फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इसमें ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड वाली बात फर्स्ट एड रूम में नहीं है। यदि आ जाए तो उसको ना छूना गलती से भी। क्या याद रखना? मोर देन 150 पर्सन ऑन एनी वन डे इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर ओनर एजेंट और मैनेजर शैल प्रोवाइड एंड मेंटेन इन गुड ऑर्डर ये सुटेबल फर्स्ट एड रूम हुज फ्लोर एरिया नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। हाँ, और एक बात बेटा याद रखना, कई बार आता है ओनर एजेंट और मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर। यदि ये ऑप्शन है ठीक है, लेकिन यदि सिर्फ मैनेजर में लिखा, कोई ऑप्शन में ओनर एजेंट और मैनेजर नहीं दिया है, ओनर एजेंट और मैनेजर नहीं दिया है, सिर्फ मैनेजर दिया है। और जहां पर भी ओनर एजेंट और मैनेजर रहता है तो वहां सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का आता है। जैसे बोला आपका WI कौन अपॉइंट करेगा? ओनर एजेंट और मैनेजर, मतलब मैनेजर बेसिकली हुआ। सेफ्टी कमेटी कौन करेगा? मैनेजर हुआ। लेकिन ओनर एजेंट एंड मैनेजर जब लग जाता है, जो आपको 1, 2, 3 में बताया हूं, 104 में बताया हूं, 104 में बताया था एक ही जगह सिर्फ सबमिशन ऑफ SMP सब रेगुलेशन 7 अब 104 ऐसा कुछ बताया होगा। 7 के बजाय इधर उधर भी हो सकता है,
तुम लोग पढ़ता, महीने में पढ़ता हूं, लेकिन जो मुझे याद है सब रेजोल्यूशन 7/104 उसमें बताया था कि सब मिशन का जिम्मेदारी मैनेजर का है। ठीक है, मतलब ओनर एजेंट आर मैनेजर था। 104 का सब रेजोल्यूशन 7 क्या था? ओनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट एसएमपी टू द चीफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मतलब वहां पे मैनेजर हुआ, कहने का मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर हुआ तो ठीक है। बाकी पूरा रेगुलेशन 104 में एंड वर्ड लगा ओनर एजेंट एंड मैनेजर है। वैसे 1, 2, 3 में एंड वर्ड लगा है, क्या लगा है? ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ये सबका भी मीनिंग बताया, इसके ऊपर भी कभी हमने चर्चा किया है। और यदि कोई आपसे पूछ ले कि स्टोन डस्ट बैरियर कहां प्रोवाइड करेंगे, तो स्टोन डस्ट बैरियर इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसीय माइन, बट इन डिग्री 1 गैसीय माइन इन डेवलपमेंट वर्किंग वेयर dangerous quantity of inflammable gas is found, you have to provide a stone dust barrier। ठीक है, डिग्री 1 के डेवलपमेंट वर्क के बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लामेबल गैस मिलता है, तब आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। अदरवाइज आपको डिग्री 2 और डिग्री 3 के सी माइन में ही स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। और ये स्टोन डस्ट बैरियर किससे बचाव करता है? इन्फ्लामेबल गैस से बचाव करता है, या आपका कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन से बचाव करता है। स्टोन डस्ट बैरियर बनाया जाता है कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन के प्रोपोगेशन को रोकने के लिए। ठीक है, हेवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर कहां लगाते हैं? बोर्ड एंड पिलर में। बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ हेवी टाइप बैरियर ही लगाते हैं। लांगवाल में लाइट बैरियर, हेवी बैरियर दोनों लगाते हैं। और स्टोन डस्ट बैरियर का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा, अवश्य काम आएगा। ठीक है, उस सब कुछ वहां बताया है। तो इस वीडियो में हमने शॉर्टकट में बहुत जल्दी में कोशिश किया कि आप कुछ आप लोग को दे दे, शायद 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाए तो आप लोग का भला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।